प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन और रऊफ क्लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स में बात करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले शहबाज शरीफ वफ्द के हमरा सऊदी अरब पहुंच गए। बड़े मालियाती पैकेज के लिए कोशिशें शुरू। तेल की फराहमी से क्या पाकिस्तानी मईशत अपने पांव पर खड़ी हो पाएगी? सऊदी हुकूमत शहबाज शरीफ हुकूमत को मौजूदा बहरान से निकालने में क्या मदद कर सकती है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे पंजाब में सियासी बहरान तूल पकड़ गया। हमजा शहबाज ताहाल वज़ीर आला का हलफ ना उठा सके। स्पीकर परवेज इलाही ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को पंजाब असम्बली में हंगामे का जिम्मेदार ठहरा दिया। हमजा शहबाज को वज़ीर आला तस्लीम करने से इनकार। हमजा शहबाज की वज़ीर आला बनने की ख्वाहिश कब पूरी होगी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे करप्शन के संगीन इल्जामात। साबिक खातून अव्वल की करीबी दोस्त फराह खान के खिलाफ नैब ने तहकीकात का आगाज कर दिया। इमरान खान दौर में गैर मामूली असासों में इजाफे पर फराह शहजादी के गिर्द घेरा तंग। फराह खान ने पंजाब में और विफाक में किस तरह माल बनाया और उन पर इल्जामात क्या क्या हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले शहबाज शरीफ वक्त के हमरा सऊदी अरब पहुंच गए हैं। क्लास साहब, आमिर साहब से आगाज करते हैं। आमिर साहब, आप बताइए कि एक बड़ा इसके ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सी हुई और बिल आखिर जो हैं वो सऊदी अरब में वफ्द के हमरा मौजूद हैं और कोशिश ये की जा रही है कि कोई बड़ा मालियाती पैकेज मिल जाए। अब कितना यूज़फुल हो सकता है ये दौरा है सऊदी अरब पाकिस्तान के लिए, अदर दैन जो उनकी निजी मसरूफियात हैं? एक तो इसकी बड़ी टेक्निकल डिटेल्स हैं, उस पर बाद में बात करते हैं। इसकी जो पहले जुजियाती जो है ना, या लाइटर साइड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे लगती है। एक बड़ी अच्छी दुरुस्तगी हुई है पाकिस्तान में, सहाफ़त की भी और सियासत की भी, कि पहले जो हर कोई फॉर ग्रांटेड लेता था कि जनाब मादर पिदर आज़ाद है, बादशाहत है, जो कि नवाज शरीफ साहब के ज़माने में भी थी और कुछ हद तक इमरान खान साहब के भी थी। अब कम से कम ये प्रेशर आ गया है कि पहले एक लिस्ट बनाई गई कि जनाब इतने लोग जाएंगे, वो बिल्कुल बादशाहत वाली थी कि नहीं पालो नौकर चाकर सारे थे। और बाद में फिर पता चला कि जनाब वो लिस्ट एग्जिस्ट करती थी, उन्होंने मगर पब्लिक प्रेशर में, मीडिया प्रेशर के अंदर आके घूम फिर के ये भी निकल गया, वो भी निकल गया, काफ़ी सारे इन्होंने निकाल दिए। वो जो इतना बड़ा डेलीगेशन था वो 13 लोग तक महदूद रह गया। और उसमें से कई लोगों ने, मतलब जिस खालिद मकसी साहब ने खुद कहा जी मैं उम्रा जो है ना सरकारी पैसे पे नहीं करता। काफ़ी सारे लोगों ने ये देख के कि जनाब इसकी पजीराई होती है, तो ये एक बड़ी एक तो दुरुस्तगी हुई है कि ये प्रेशर जो है ये बन गया है। ये बिल्कुल वो एक तो है ना कि बादशाह की मर्जी के, बादशाह बहुत नेक आदमी था, बादशाह बहुत अच्छा था। एक ये है कि ये असल डेमोक्रेसी होती है और यही खूबसूरती होती है निज़ाम की कि पब्लिक प्रेशर हो। तो पब्लिक अगर जब हर चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू हो जाती है तो फिर बादशाह ने तो अपनी मर्जी करनी फर्स्टली। दूसरा इसकी अहम बात दूसरी ये थी कि नहीं, दूसरी एक और इसकी साइड इशू मगर बड़ा इंपॉर्टेंट इशू ये है कि इसमें बिलावल साहब का ये डेब्यू है एज फॉरेन मिनिस्टर। अच्छा। तो एक लिहाज से पीपल्स पार्टी वालों के लिए और बेताशा लोगों के लिए एक बड़ी एक ये खुशी का मुकाम भी है कि थर्ड जनरेशन में भुट्टो साहब थे, फिर बीबी भी फॉरेन अफेयर्स की पोर्टफोलियो अपने पास भी रखती थी और बड़ी गहरी नज़र रखते थे। भुट्टो साहब तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के उनसे बड़ा एक्सपर्ट और फॉरेन मिनिस्टर कोई आया ही नहीं है। तो बिलावल तीसरी जनरेशन में वो एज ए फॉरेन मिनिस्टर साथ गए हैं। क्योंकि मेरा और क्लासर साहब का वो एक मुहावरा है कि दूध के अंदर कुछ गड़बड़ करके देना, तो मेरी उसको कह लें आदमी, मेरा फिर भी ये ज़ाती ख्याल है कि ज़्यादा मौजू था, मुनासिब था कि बिलावल साहब को फॉर स्टार्ट मिनिस्टर ऑफ स्टेट रखते। एक तो ये तरीक़ाकार एक खराब है, दूसरा उनकी प्रैक्टिस वहाँ बेहतर होनी थी, और दूसरा कि जो हमारी स्टेट मिनिस्टर साहब हैं हिना रब्बानी खैर साहब, वो सीनियरिटी की वजह से भी, तजर्बे की वजह से भी पहले भी इस ओहदे पे रही हुई हैं, वो डिज़र्व करती थी कि वो फुल फेडरल मिनिस्टर होती, ये होना था। मगर ये फिर एक डायनास्टिक होता ना, क्योंकि वो बादशाह की औलाद है और रॉयल फैमिली से है, ब्लू ब्लडेड है, तो इसलिए ठीक है एक ट्रेडिशन अपनी जगह, मगर वो ज़्यादा डिज़र्व करती थी, वो ज़्यादा मुनासिब होना था। अभी 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 इस पे सब ये बात कर लें, फिर मेरा ख्याल ये इंपॉर्टेंट इशू है। राज साहब का भी डिफरेंट व्यू है
तो उसका टेक्निकल डिटेल्स पे ना सऊदी दौरे की वो बाद में आती है। अच्छा सर, इंटरेस्टिंगली हिना रब्बानी कर साहिबा से इंटरव्यू में सवाल भी हुआ तो उन्होंने वो आप वाला ही जवाब दिया, लाइक इट और नॉट इट इज लाइक दिस, के डायनेस्टी तो है जी। क्लास साहब, एक तो यूजफुलनेस, तो दूसरा ये कि ये जो दौरा जो आमिर साहब बात कर रहे हैं कि एक प्रेशर है और उसकी तरफ से मैं देखा कि मॉरल करेक्शन हमारे सामने आई, सो इट्स अ गुड थिंग। डेफिनेटली अवाम को राइट है, और ये चीज़ें माजी में भी आके हम तनकीद करते रहे हैं बहुत सारी, बल्कि मेरा ख्याल है इमरान खान साहब का जो लास्ट सऊदी विजिट था वो मेरे को 57 के करीब लोग ये लेकर वो गए थे, बहुत बड़ा डेलीगेशन था, क्योंकि इस वक्त ये जो है खान साहब जो पावर से बहर आ चुके हैं, लिहाजा वो लोग जो है पोजीशन के हवाले से ऐसी बातें बनती नहीं है। खान साहब का पिछला डेलीगेशन आप देखें, हमारे जो साथ वो रिपोर्टिंग करते हैं ये इमरान मकराना साहब, उन्होंने पूरी डिटेल रखी हुई है, उनके दौरों के हमने निकाले, तो इनमें 57-58 के करीब लोग थे जो लास्ट टाइम गए थे, और उसी पे गए थे, उस पे क्या कहते हैं सरकारी ही जहाज़ पे गए थे। खैर मैं फिर कहता हूँ कि वज़ीर आज़म ने विजिट्स करने होते हैं, उनको अपना जहाज़ होना चाहिए उनके पास, ये दुनिया भर में होता है, ये हमारे यहाँ क्योंकि एक रिवायत बन गई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि हम कहते हैं कमर्शियल फ्लाइट्स पे जाएँ, पैसे बचाएँ। दुनिया के मुल्क जब ग्रो कर रहे होते हैं तो शायद ये जो होते छोटे मोटे एक्सपेंडिचर्स होते हैं इतने काउंट नहीं होते, लेकिन माजी में इतने आगे मैसिवली इसको अब्यूज़ किया गया है, इतना किया है कि अवाम भी फिर कहते हैं एक आप जाते हैं कर्जे लेने के लिए जाते हैं, डॉलर लेने के लिए जाते हैं, साथ में 100-150 लोग लेकर जाते हैं, बड़े बड़े होटलों में ठहरते हैं, पर डे आपको इनकम मिलती है, डॉलरों में पैसे मिल रहे होते हैं, तो उसके बाद अवाम तो बेचारी, और उसके बाद मीडिया तो सही पीटता है कि जनाब कि हम भूखे मार रहे हैं, आप आके हमारी उससे आगे जेबों से पैसे निकाल के खुद अयाशियां कर रहे हैं। सो ये दबाव रहा है। मुझे याद है जनाब मुशर्रफ साहब का दौर था 2006-07, ये गए थे वहाँ पे अपने बुक की लॉन्चिंग के लिए गए थे न्यूयॉर्क या वहाँ पे अमेरिका गए थे, इनका 26 करोड़ का उस वक्त खर्चा आया था, 26 करोड़ उस वक्त एक विजिट पे आया था। सो इमरान खान साहब ने नैरेटिव अच्छा बना लिया कि इन्होंने कहा जी मैं कमर्शियल फ्लाइट्स पे जाऊंगा, और जो इन्होंने बीट किया जरदारी साहब को, नवाज शरीफ साहब के दौरों के जो उनके एक्सपेंडिचर थे उसके मुकाबले में खान साहब ने बड़ा वाइजली अपने आप एडजस्ट किया कि अवाम इससे खुश हो कि मैं कमर्शियल फ्लाइट्स पे जाऊँ, मैं उसके साथ ज़्यादा लोग लेकर ना जाऊँ, लेकिन आखिरी दिनों में वो भी आके ज़्यादा लोग लेना शुरू हो गए थे, नंबर 1। दूसरी बात, अभी मैं उस पर देख रहा था सोशल मीडिया पे चीज़ यहाँ उसमें आ रही थी विच माइट बी वेरी एम्बेरसिंग, पाकिस्तान के लिए एम्बेरसिंग होंगी, उनके शरीफ फैमिली के लिए होंगी, शहबाज शरीफ साहब के लिए होंगी, उनके डेलीगेशन के लिए होंगे, कि जब ये मस्जिद नबवी गए हैं, अभी से मैं उसको देख रहा था कुछ उनसे चीज़ें, तो वहाँ पे बहुत बड़े नारे लगे हैं इनके खिलाफ, चोर 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 वाले नारे हैं। तो मुझे यही याद आ रहा था कि जब हमारी मुलाकात हुई थी शहबाज शरीफ साहब से, इसमें अभी ये पहली मुलाकात हुई जिसमें सारे जर्नलिस्ट आमिर भाई भी थे, तो पहला सवाल ही मैंने उनसे यही किया था, मैं कहता आप पे बड़े संगीन केसेस हैं, आप पे मुकदमे हैं, आप जमानत पे हैं, तो ये क्या अच्छा होगा कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो है वो वहाँ पे जमानतों पे हो, अदालतों के आगे पेशा भुगत रहा हो, और उसके बाद पाकिस्तान को भी चला रहा हो, दुनिया के साथ भी डील कर रहा हो, आप भी जिनका आगे दुनिया के लोगों से मिलेंगे तो आगे यही कहेंगे जो हमारे सामने बंदा बैठा हुआ इस पर तो केसेस हैं, जमानत पे आपकी बारगेनिंग पोजीशन रिस्पेक्ट जरा कंप्रोमाइज्ड होती है। मैंने उन्हें पूछा था सारा, तो मैं बेहतर ना होता कि कोई और किसी बंदे को लेकर आते जो आपकी जगह वजीर आज़म बनता। मुमकिन है, मैं फॉर फेच्ड कह रहा हूँ कि जब अभी उन पर नारे लग रहे थे और बड़ी मेरा ख्याल है वहाँ पे अच्छी खासी उनके लिए एम्बेरसिंग उनके लिए सिचुएशन हुई होगी, सऊदीज के लिए भी होगी और इस डेलीगेशन के लिए भी होगी कि जब चोर 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 के नारे वहाँ पर लगे हैं, मे भी उनके किसी माइंड में आया होगा जनाब मुझसे सवाल जो है ना ये किया गया था कि बेहतर है कि ये रूट में ना लेता, लेकिन एक लाइटर वेन में वो जेल की दौरे पे शहबाज शरीफ साहब गए हुए थे, तो किसी ने मीम बनाई हुई थी मजाया कि कैबिनेट की एक्सपेंशन के लिए जो है ना बंदे ढूंढ सो मतलब ये है कि आप जो है थोड़ा सा खुद भी अपनी प्रेस्टीज और रिस्पेक्ट का ख्याल रखते होते हैं, बाज़ दफ़ा ऑनरेबल तरीके से खुद को पीछे कर लिया जाता है ताकि आप पे एतराज़ ना हो, आप पे कोई चीज़ ना हो। बहरहाल अल्टीमेटली तो इन्हीं लोगों को फेस करना होता है, सफ़र करना होता है, अगर उन्हें नहीं महसूस होता। अब दूसरा मतलब उसमें भी होगा कि उसमें पोलराइज्ड आप इतने हो चुके हैं पूरी दुनिया, पहले हम लंदन में देख रहे थे, पाकिस्तान में देखा है, अब सऊदी अरेबिया में हम देख रहे हैं कि मस्जिद नबवी में गए हैं या काबा शरीफ में गए, जहाँ पे भी जाएंगे आपके लिए ये मतलब एम्बेरसमेंट होगी। और इमरान खान साहब जो नैरेटिव था वो भी ठीक कहते थे, आवाम को उन्होंने तैयार कर दिया, उन्होंने कहा ये लुटेरे हैं, चोर हैं, और जहाँ पे जाएंगे लोग इनके लिए आके गालियां भी देंगे, बड़ी बुरी बातें भी करेंगे। सो दैट्स अनदर साइड ऑफ द स्टोरी जो आज मेरा ख्याल है वहाँ पे सऊदी अरेबिया में हुआ है। इट माइट बी एम्बेरसिंग फॉर अस, पाकिस्तान के लिए एम्बेरसमेंट है बहुत बड़ी। उसके बाद मेरा ख्याल है जो एक वहाँ पे एक उनके लिए अपनी शरीफ फैमिली के लिए है कि आपको भी अपना कंडक्ट सोचना चाहिए कि आप इतने सीरियस इल्जामात लगे हैं और उसका कोई काउंटर नहीं है, कोई सबूत आप इस वक्त तक अपना क्लियर नहीं करवा सके अदालतों से। तो ये चीजें मेरा ख्याल आने वाले दिनों में मजीद बिलावल पे भी आने वाले दिनों में जी बिल्कुल। ब्रेक के बाद क्लास साहब का व्यू लेते हैं बिलावल के वजीर खारजा बनने पे, और आमिर साहब से डिस्कस करेंगे थोड़ा सा इस दौरे की यूजफुलनेस के हवाले से। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
बैक क्लास साहब, सऊदी अरब विजिट के बारे में बात हो रही थी और साथ में बिलावल की वजारत खारजा के ऊपर भी आपने रोशनी डालनी है। मैं तो क्योंकि पहले भी मैंने सपोर्ट किया था, मैं उस वक्त भी कहा था कि अच्छा है। ऑन ए लाइटर नोट आमिर भाई कह रहे थे कि अगर ये बेहतर हो तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट लग जाते हैं। हम साफ ही इंक्लूडिंग मी, मैं पहले हूँ भी, ये बाद में आते हैं, ये तो अभी भी बहुत सारी चीज़ों को रैशनली एक्सप्लेन करते हैं। तो मैं तो ज़्यादा इस मामले में अपने आप को मैं वो समझता हूँ। तो लेकिन अगर वो बन जाते ना मिनिस्टर ऑफ स्टेट, आमिर भाई ने यहीं बैठ के ऐसे वैसी करनी थी ना उसी। देखें यार, इतना बड़ा चेयरमैन, इतनी बड़ी पार्टी, इतनी बड़ी लेगेसी। और एक चीज़ ये आमिर भाई को पता याद होगी लेकिन शायद भूल गए होंगे, ये इनकी थर्ड जनरेशन नहीं है, अब बिलावल इज द फोर्थ जनरेशन। इससे पहले शाहनवाज थे इनके, वो जो थे मतलब परदादा के हैं या परनाना के हैं, वो जो थे उसके जूनागढ़ के वो दीवान या वजीर आजम थे। दीवान थे, वजीर आजम का ये होता था, मतलब वजीर आजम के बराबर था जूनागढ़ के। और इसीलिए भुट्टो साहब की जो इंडिया के साथ जाती दुश्मनी जो थी, बाद में उन्होंने 1000 साल जंग लड़ेंगे, घास खाएंगे, उसकी वन ऑफ द रीजंस वाज, जो मुझे समझ आती है पढ़ने के बाद, वो जूनागढ़ पे जो कब्जा किया था सरदार पटेल साहब ने और नेहरू साहब ने, वो ये समझते थे कि हमारी रियासत थी, मेरा बाप वहां पे वजीर आजम था, इंडिया ने कब्जा कर लिया। सो एक दुश्मनी पाकिस्तान की हमारी चल रही थी, एक भुट्टो साहब की अपने वाले साहब के हवाले से भी चल रही थी कि इंडिया ने कब्जा किया हुआ था। सो इनकी चौथी जनरेशन। तो इस वक्त उन्हें लाइटर नोट जो है, शाहनवाज भुट्टो साहब के जो वालिद थे मुर्तज़ा भुट्टो जो थे, जिनके नाम पे मुर्तज़ा रखा गया, वो सब कॉन्टिनेंट के बहुत बड़े हीरो थे फॉर रॉन्ग रीजंस। क्योंकि वो लाड़काना की अंदर जो अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर थी, उनकी बेगम साहबा को दौड़ा के ले गए थे और वो कोई 5-10 साल तक पूरे हिंदुस्तान में ब्रिटिश अफवाज जो है ना उनको ढूंढती रही। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री। बहरहाल कमिंग टू द पॉइंट, इस पे इसलिए हम जो है ना किसी हाल में खुश नहीं होते। ये सहाफ़ियों का अगर हम खुश हो जाए ना, अब आम को परेशान होना चाहिए। ये बता दूं मैं आपको, अगर मैं और आमिर भाई ये मुतमिन हो जाए, खुश हो जाए हुकूमतों से, यहाँ पे इन सियासतदानों से, बड़े लोगों से कि दे आर डिलीवरिंग, अब आम को हम पे शक करना चाहिए कि समथिंग इज गॉन रॉटन। वो कहते हैं समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, फिर कोई चक्कर है, कोई हम लोग जो है ना कोई कंप्रोमाइज हो गए। सो हमें ना खुश रहना चाहिए, ये जर्नलिज्म का काम है। एक चीज। दूसरा, मैं थोड़ा सऊदीज पे आता हूँ 2 मिनट में। मेरा ख्याल इमरान खान साहब वो कहते हैं मिस्ड या मेस्ड अप, उन्होंने बिग टाइम उन्होंने मिस किया है। जितनी उनको सऊदीज उनको इंपॉर्टेंस दे रहे थे, इज्जत दे रहे थे, पैकेजेस दे रहे थे, और स्पेशली जो शहजादा वो दे रहे थे, एमबीएस दे रहे थे। उन्होंने शुरू में जब पहली विजिट पे गया उन्होंने बड़ा इनको किया, बाद में किया इनकी मतलब है। अब अगेन हमें नहीं पता डिटेल्स का, गॉसिप्स हम उनमें नहीं जाना चाहते कि व्हाट वेंट रॉन्ग बिटवीन द टू। इमरान खान बहुत कुछ फायदे ले सकते थे सऊदी से, जो मैं समझता हूँ। जैसे उन्होंने, आपको याद होगा ट्रंप के आखिरी दिनों में कोशिश की थी, तल्लुकात बड़े अच्छे हो गए थे, सऊदी से बड़े अच्छे हो गए। सो वो जो ब्लॉक के चक्कर में हम पड़े ना वहाँ पे चीज़ों से, कि जिससे वो अनायड हुए, अफेंड हुए कि हम इस ब्लॉक में चले गए, एक और साइड पे चले गए थे। सो इमरान खान साहब, ये उनकी अगेन उनके लिए मसाइल पैदा हुए, इकोनॉमिक इश्यूज हुए, तेल की कीमतें। इसके बावजूद मेरा ख्याल सऊदीज ने इमरान खान को, आप अगर देखें फाइनेंशियल इमदाद जो सबसे ज़्यादा मिले 3 मुल्कों ने की है इसको इमरान खान के। उन्होंने चाइनीज़ ने की, उन्होंने उनको बेल आउट किया, सऊदीज ने की और यूएई ने की, और बाद में कतर ने भी शायद $1-2 अरब का कहा गया था। सो इमरान खान साहब, मुझे नहीं पता कि इनका शहजादा मोहम्मद के साथ पर्सनैलिटी क्लैश हुआ, वो भी शहजादे हैं, ये भी हमारा हैंडसम में बात है, वो तो होता है सारी चीज़ों का। भाई जिस बंदे ने आपको शहजादे ने जहाज़ दिया, आप लेकर जाएं, और उसमें यूएनओ में अपना ज़ाती जहाज़ दिया, और वहाँ पे जाके हमारी भी थोड़ी समझदारियाँ देखें, जो अमर भाई कहते हैं कोई सानू मरण का शौक भी सी, कोई शहर के लोग भी जालिम सान, वहाँ पे जाके आप किन लोगों के साथ कंपनी किन लोगों को दे रहे हैं। इमरान खान साहब जहाज़ लेकर जा रहे हैं शहजादा मोहम्मद का, वहां पे आपकी मुलाकातें किससे हो रही हैं? जो शहजादे मोहम्मद के बिटर एनिमीज हैं, लाइक तैयब अर्दगान। वहां पे उन्हीं दिनों में जमाल खशोगी के हवाले से वो केसेस लड़ाई चल रही थी, आप वहां पे उसमें आके दीगर लोगों के साथ बैठे, तो शहजादे ने भी समझा होगा भाईजान हमने आपको इज्जत दी, जहाज दिया, प्रोटोकॉल दिया, पैसे दिए, डॉलर दिए, तेल दिया, आपको डेफर बेसिस पे की, आप उस बंदे के साथ बैठ के वहां पे वो उसमें अच्छा चलो मिलने में कोई हर्ज नहीं होता। फिर आपने कहा हम चैनल बना रहे हैं, वो चैनल क्या था? कतर ने और उसके बाद ये पाकिस्तान और तुर्की ने बनाना था। अब हमने उसको मुसलसल मतलब सऊदीज को हम भी वो पिंच करते गए, फिर हमने कहा ओएसी हमने बनाने, चलो जी वो भी बना लें। रही सही कसर आखिरी लॉस, वो कहते हैं ना वो जो उसमें कॉफिन में आता है जो नेल उन्होंने कहा जनाब अर्तुगरुल को आपने वैसे नहीं दिखाना, पीटीवी पे दिखाना, उर्दू का तर्जमा करके देना। सो खान साहब ने भी पूरी कोशिशें की कि सऊदीज को जितना इरिटेट वो कर सकते हैं हमें किया जाए। अब इसकी वट एवर रीजन खान साहब को अपनी रीजनिंग हो गई। मैं ये समझता हूँ खान साहब बड़े फायदे उनसे उठा सकते थे, उन्होंने देने की कोशिश भी की। दरमियान में क्या इशू है वो आमिर भाई जरा इस पर रोशनी डालें जी। वो उसके ये तमाम गलतियों के बावजूद एक और बहुत बड़ा जो गलती हुई थी वो मलेशिया
वाले विजिट के ऊपर जो है एकदम चले जाना और फिर उसको बताना उनको कैंसिल करना, और फिर शाह महमूद कुरैशी साहब के फोपाज थे कि वो यहाँ एम्बेसडर की तरफ पाँव करके बैठ जाते थे, या इस तरह के एक दो OIC के वाले से उन्होंने स्टेटमेंट दे दी थी। मगर उसके बावजूद सऊदीज़ ने फिर भी, क्योंकि इमरान खान वहाँ पे एक उनकी कॉन्फ्रेंस थी इन्वेस्टमेंट की जिसमें सारी दुनिया ने ऑलमोस्ट उनका बाइकआउट आधी दुनिया ने किया हुआ था, तो ये चले गए थे। तो उन्होंने आखिरी साल 4 अरब रुपया, जबकि हमारी बहुत बुरी हालत थी, 4 अरब डॉलर जो है 3 अरब डॉलर UAE ने देके, जो इस वक्त भी हमारी रिजर्व की बहुत प्रिकेरियस सिचुएशन है। 10.8 अरब डॉलर सिर्फ रह गए हुए हैं, उसमें से 7 अरब तो इन दो मुल्कों का है, 4 अरब सऊदी अरेबिया का है जो उन्होंने सिर्फ पार्क किया हुआ है। तो अब ये जो इसे कहते हैं डबल जेपेटी, ये शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के लिए डबल जेपेटी ये है कि वो जो ये आगे कह रहे हैं कि इधर में कुछ नहीं रहने देते, कि आटा गूंथते हुए हिलती क्यों वाली सिचुएशन आई हुई है कि अगर ये वहाँ से कुछ बड़ा पैकेज नहीं लेके आते तो, क्योंकि शरीफैन जो हैं ये, अब पाकिस्तान की सिचुएशन ये है कि या तो हरम के मालिक अलामिया जो हैं वो मदद करेंगे, या उनके रखवाले या अमीन जो है सऊदी फैमिली वो मदद करेगी। तो ये सऊद इनका दूसरा हमारे शरीफैन जो हैं इनका, क्योंकि ये रेपुटेशन है कि इनकी फैक्ट्रियां भी और उनके ख़ानदानी ताल्लुकात हैं और वहाँ पे इनको बड़ा अरसा रखा गया है, तो कि जी इनके सऊदी से स्पेशल रेपो है। तो वो एक टेस्ट में आ गया कि शहबाज शरीफ साहब क्या लेके आते हैं, और ये पहला दौरा है प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, इस गवर्नमेंट का पहला दौरा है, तो ये हर कोई ये देखेगा क्या लेके आते हैं। बिलावल साहब भी क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर के तौर पे गए हुए हैं, उनका भी टेस्ट है कि साथ में कि जनाब अगर पहले दौरे से ही वो जो उम्मीदें की जा रही हैं, 7 बिलियन का पैकेज की उम्मीद की जा रही है कि 7 बिलियन का पैकेज होगा, और साथ में ये 4 बिलियन जो था इसको रोल ओवर करना, कि मजीद मौखर करना, कि आप अभी 1 साल और रहने दें, आपने वक्फा लेना है। जी सर, कुछ जल्दी नहीं, आप बात कंप्लीट कीजिए। तो वो एक तो ये है कि अगर ये पैकेज मिलता है कि नहीं मिलता, अगर ये मिल गया पैकेज तो उन्होंने फिर ये PTI वालों ने कहना है देयर यू गो। ये देखा ना, ये पहली दुनिया में जो हमारे खिलाफ साजिश हो रही थी, ये सऊदीज भी उस साजिश में मिल गए हैं कि ये अमेरिकनों के कहने से पहले जो $1 बिलियन IMF से ज़्यादा ले आए हैं, और अब देखिए सऊदी अरेबिया, मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं बड़ा खुश हूँ, और मैं सच्ची बात की बड़ी बुरी हालत है सर, हमारे सर्वाइवल का मसला है, हमारे एग्जिस्टेंशलिस्ट थ्रेट है इस वक्त, हमारा फाइनेंशियल जो सिचुएशन है बहुत बुरी सिचुएशन है कि हमारे तो ये रिजर्व्स की सिचुएशन बड़ी प्रिकेरियस है, प्लस जो नए फिगर्स अब आए हैं कि जो बजट डेफिसिट है 1 ट्रिलियन 1000 का गैप आ रहा है, 1000 का पिछले साल के मुकाबले में 53%, 1000 अरब ये मिसिंग है। ऊपर से शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया कि IMF के साथ वो ये भी जो वादा पिछले कर गए थे, फिर ये भी मुफ्ता इस्माइल भी कह के आए हैं कि जनाब हम सब्सिडी करेंगे। शहबाज शरीफ साहब ने कहा, ये मैं कह रहा हूँ वजह हो सकती है कि इलेक्शन जब करवाना है, उन्हें नहीं पता किस वक्त इलेक्शन करवाना पा जाए। तो आज की खबर ये थी कि उन्होंने कहा जी IMF कह रहा है, मुफ्ता कह रहे हैं, सारी कैबिनेट कह रही है, उन्होंने कहा नहीं मैं पैसे नहीं बढ़ाने पेट्रोल दे, क्योंकि कब पता नहीं कब किसी शाम में इलेक्शन हो जाए, ये वाली सूरत हाल है। तो वो उसकी वजह से 300 अरब रुपया का वो गैप है, तो 1000 ट्रिलियन का वो है। तो ये मिला जुला के रिजर्व्स पे और डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट और ट्रेड डेफिसिट, ये तीनों डेफिसिट जो है ना बलून कर रहे हैं खतरनाक हद तक। तो ये वहां से क्या लाते हैं नहीं लाते, मैंने कहा तब मुसीबत लेके आ जाते हैं आप, और मैं तो खुश होंगे, मगर ये आप देखिएगा, आप मुझे जबरदस्ती तनकीद इन पे करना या उन पे करने का मतलब नहीं है कि एक पे तनकीद करने का दूसरे के फेवर में, या आप जबरदस्ती मुझे उस पर डाल देते हैं। लेकिन अभी तो आप छेड़ते हैं, मैं ट्रैप में आगे कई दफा इस तरह लगता है कि अपॉलॉजिस्ट टू PTI, मैं कई चीजों में कभी नहीं कहा आपको, आप मुझे बुला देते हैं, मैं उनको अपना डिफेंड खुद करना है, मगर आप देखिएगा थड़े पे ये आवाज लग रही है। एज ही सऊदी भी देखा, वो भी साजिश का हिस्सा निकले और उन्होंने जो है ना $4 अरब दे दिया। ठीक है, डबल एजेड स्वॉर्ड है जी, बिल्कुल आपने
डबल जेपटी। अगर बात मैं इंटरनेशनल अफेयर्स की थड़े तक पहुंच गई तो फिर सुलह कर लेंगे। तो इस वक्त प्रॉब्लम ही यही है, इंटरनेशनल फॉरेन अफेयर्स थड़े पे पहुंच गया। वैसे की इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। इसके ऊपर बात करते हैं ब्रेक के बाद। पंजाब में क्या बहरान है? हमजा शहबाज बनेंगे वजीर आला कि नहीं बनेंगे? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है आज के दिन का। इसके ऊपर बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और एक बहुत अहम स्टोरी है जिसके ऊपर बात करेंगे। क्लास साहब आपकी तरफ आऊंगी। आपने अच्छा किया ब्रेक में मेरी करेक्शन की फराह खान वाली स्टोरी, लेकिन पहले जी मुझे एक क्लैरिफिकेशन देनी है। आज इतलाएं थी कि सीनियर जर्नलिस्ट और हमारे कोलीग दोस्त अरशद शरीफ साहब के इतलाएं थी कि उनको हरास किया गया है। ज़ाहिर है पूरी कम्युनिटी के अंदर उस पर एक गम और गुस्सा था, तो मैंने भी उसके ऊपर एक ट्वीट की जिस पे मैंने ये पूछा कि उनको क्यों डिटेन किया गया, क्योंकि उनके वकला ने दरमियान में वो इनकम्युनिकाडो हो गए। तो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन में ये लिखा हुआ था कि उनको डर है कि शायद उनको डिटेन किया गया है। तो मैं जिसके बाद के अतरमैनुल्लाह साहब चीफ जस्टिस साहब उन्होंने बड़ा अच्छा किया, उन्होंने उसको टेकअप भी किया। अभी उसकी हेयरिंग होना बाकी है। आईजी साहब को और डीजी FIA राय ताहिर साहब को जो है उन्होंने बुलवाया हुआ है। तो मैंने एक तो डिटेंशन की वजूहत पूछी, साथ में मैंने ये ट्वीट में लिखा कि शायद राय ताहिर साहब वही आदमी हैं जो कि साहिवाल के वाक़े की अंडर हिज वॉच हुई। और साथ में मैंने ये सख्त अल्फाज का इस्तेमाल कर लिया कि उनके डूबियस क्रेडेंशियल्स हैं। उसके बाद उनकी मेहरबानी की उन्होंने कॉल की और उन्होंने पहले तो क्लैरिफाई किया कि जनाब उनका क्लेम था कि उनको बिल्कुल डिटेन भी नहीं किया गया अरशद शरीफ साहब को और कोई इरादा भी नहीं था। तो बहरहाल वो किन लोगों ने हरास किया जो थे उसकी रिपोर्ट तो बाद में आ जाएगी। उन्होंने कहा जी FIA में ऐसी कोई चीज़ नहीं, उसको टोटली उन्होंने डिनाई किया। उन्होंने कहा यही चीज़ हम अदालत में भी यही पेश करेंगे। साथ में उन्होंने मुझसे प्रोटेस्ट किया कि आपने ये अल्फाज जो है डूबियस क्रेडेंशियल्स ये बहुत नामुनासिब हैं, क्योंकि मैं उन्होंने एक्सप्लेन किया कि उसमें साहिवाल वाले वाक़े में मैं काउंटर टेररिज्म का इंचार्ज ज़रूर था मगर मैं उसमें मुलजिम भी नहीं था। और दूसरा मुर्तज़ा भुट्टो केस में इनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी हुई थी, उसने कहा जी उसमें मुझे क्लियर कर दिया था, मैं उसमें बरी हो गया था, मैं उसमें बाद में मेरा नाम नहीं रहा था, क्लियर्ड उसमें से। तो उनकी बात मुझे मुनासिब लगी और मैंने ट्वीट के अंदर भी ये कहा कि ये हार्श अल्फाज थे और नाम मुनासिब थे और इंसान से कई दफ़ा अल्फाज का गलत चुनाव हो तो उससे मैं माफ़ी मांगने में कोई हर्ज नहीं होता। तो मैं उनसे माजरत चाहता हूँ कि मैंने इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। जी ये तो एक थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मेरा ख्याल अरशद वाला जो आज वाला वाक़या हुआ है वो थोड़ी सी मेरा ख्याल वहाँ से गलत फहमी हुई है कि कुछ ट्विटर पे ये था इसे डिटेन किया गया, जो हमारे लिए भी बड़ी नहीं, वो उसकी पिटीशन के अंदर लिखा हुआ था। मेरा ख्याल है जो मुझे समझ आ रही है कि उस तरह की चीज़, बिकॉज अगर डिटेन किया जाता अरशद शरीफ को तो ये बहुत बड़ी मतलब इसके लिए वो होनी चाहिए थी एक। अच्छा ऑलरेडी बहुत एक हिस्ट्री है यहाँ पे इस नवाज लीग की, जब भी आए हैं और स्पेशली एयरवे चैनल जो है उसके मालकान जब वहाँ के एंकर्स जो हैं वो फील करते हैं कि नवाज शरीफ साहब की पिछली हुकूमत थी या शायद खकान अब्बासी साहब की थी या अब आई हैं तो उनके साथ इनका कोई ऑलवेज एक अनकंफर्टेबल एक रिलेशनशिप रहता है और बहुत सारी हुकूमतों का मीडिया चैनल्स के साथ एंकर के साथ रहता होता है। तो पहले भी शायद खकान अब्बासी साहब जब वजीर आजम थे अरशद शरीफ पे उस वक्त भी एक FIR दर्ज करवाई गई थी मुझे याद है और इनको छापे मारे गए थे पकड़ने के लिए, क्योंकि उन्होंने कोई लिस्ट उन्होंने बताई थी इंटेलिजेंस ब्यूरो की जिसमें कौन कौन से वो जो MNAs वगैरह थे उन पर वॉच लिस्ट पे थे और भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो उस वक्त FIR उन पर दर्ज हुई थी, इसी ने FIA ने की थी, बल्कि उस वक्त IB के जो थे आफ्ताब सुल्तान साहब उन्होंने FIR दर्ज करवाई थी। सो वो भी बहुत बड़ा मसला बना था। अब दोबारा आते ही इसी तरह की खबरें जो आई हैं सामने के फिर वो जो है अरशद शरीफ हो या चैनल हो या दीगर लोगों को, तो मेरा ख्याल है इनको हुकूमतों को बाज़ दफ़ा, और ये लोग अभी अपोजिशन में थे महीना पहले थे तो उस वक्त की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात होती थी, वी में डिफर, मैनी पीपल डिफर विद माई पॉइंट ऑफ व्यू, आमिर भाई का होगा, आपस में हम कुलीग्स बहुत सारी चीज़ों पर डिफर करते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू पे करते हैं, स्टोरीज पे करते हैं, चीज़ों पर करते हैं, लेकिन हुकूमतों को आप
जाकर हरास करने की कोशिश करेंगे, आप इस तरह के उनके खिलाफ क्रैक डाउन कोशिश करेंगे, तो अल्टीमेटली यू विल सफर, आपकी क्रेडिबिलिटी सफर करेगी। हाँ, लीगल पता क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, हमारे पे भी यूज होते हैं। हम ये नहीं कहते कि हुकूमतें हमारे खिलाफ लीगल कार्रवाई नहीं करें, जरूर करें। वो क्या है जो आपने खुद कवानीन बनाए हुए हैं, वो ये है कि आपको मेरे प्रोग्राम से, कंटेंट से, किसी स्टोरी से अच्छा नहीं लग रहा, आप समझते नहीं कि अगर रऊफ बैठा हुआ है आपको वो सही नहीं दे रहा, आप पेमरा में ले जाएं। हमारे खिलाफ पेमरा में इन्हीं नवाज शरीफ साहब के दौर में हमारे दोस्त अफसार आलम साहब चेयरमैन थे, हमने 50 पेशें भुगती हैं, और अब हम गए, हमने और वो जाली केस थे उनके, उन्होंने इन राइटिंग भी एक दफा फॉरेन ऑफिस के केस में लिखा गया कि हमें बताया गया था कि हम लोग पेश ही नहीं होंगे। हम वहां पे गए, 50 पेशें भुगती, सुबह से शाम तक बैठे, कभी हमने रोले भी नहीं डाले, और कभी आपको पता होगा कोई आके हमने चैनल पे हीरो बनने की कोशिश नहीं। ठीक है, मुल्क का कानून है, और मुझे जो खबर देनी है वो उस देनी चाहिए। ये अरशद शरीफ हूँ या मेरा ख्याल एयरवे वाले हूँ या साबिर शाकिर साहब का नाम हमारे उनको भी हरास किया गया है, वो सारे के सारे ऑलरेडी वहाँ पे पेमरा में पेश होते रहे, उन पे भी केसेस थे। सो एक चीज़ अच्छी हुई है इसमें से, मैं उनका देख रहा था दो चीज़ें अच्छी हैं बल्कि जो हमारे जैसे लोगों को कंसोलेशन मिलती है। एक तो चीफ जस्टिस साहब हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, इन मामलात में उन्होंने हमेशा फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से, जो वल्नरेबल या सेक्शन ऑफ सोसाइटी जर्नलिस्ट के हवाले से, जो कमजोर लोग हैं, जर्नलिस्ट हैं, दीगर एक्टिविस्ट हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई होने लगते हैं, तो ही बिकम्स ए सॉल्ट ऑफ उनको सपोर्ट। और ये जुडिशरी का ये काम होता है कि स्टेट उनके खिलाफ जाके उस पर आकर रिप्रेशन करना चाहती हो, उनके खिलाफ अंधाधुंध कार्रवाइयाँ करना चाहती हो, तो जुडिशरी हमें आकर रिलीफ देती है, वो स्पेस हमें देती है। अगेन ये उनका क्रेडिट बनता है उनका चीफ जस्टिस साहब का कि हमेशा से अतर मनीला साहब, क्योंकि ह्यूमन राइट्स के खुद बड़े वो रहे हैं, एक्टिविस्ट रहे हैं। अगेन जब वो आपको जब वकील जुडिशरी की कैंपेन के अंदर वो लीडिंग फिगर थे, सो आप कह सकते हैं वहाँ से हमें बड़ी सपोर्ट जो है ना मिलती रहती है। और इसके बाद दूसरी जो है, मरियम औरंगजेब साहिबा ने भी इसको ट्वीट किया है, उन्होंने कहा जनाब ये सारी चीज़ें वो नहीं है, कोई हमने FIA को नहीं कहा, कोई हमने केस दर्ज नहीं करवाया। मेरी अरशद से बात हुई थी, अरशद का ये कहना था कि हरासमेंट हुई है, उसकी वो तफसीलात मेरा अदालत में पेश करेंगे, मगर मैं ये ज़रूर कहूँ कि मरियम औरंगजेब की मैं ये तारीफ़ करना चाहता हूँ कि ये जो उम्रे वाले भी लिस्ट कम हुई है, ये मेरा ख्याल उनका बहुत मशवरा था, क्योंकि हमें भी उन्होंने आपके साथ भी जो फ़ोन पे बात करके जो उसमें उन्होंने कहा कि नहीं ये लिस्ट जो है अब ये शॉर्टन हो गई है, और इसमें भी वो फ़ौरन टेकअप करती हैं इसको, और ये इसलिए भी ज़रूरी था, और आपने इस पर गालबन ट्वीट भी किया है कि शहबाज शरीफ साहब की ये शुरुआत है। अगर पहले शुरू से ही ये इस तरह की खबरें आना शुरू हो गई कि इस तरह के मामलात हो रहे हैं, तो फिर वो कोई अच्छा आगाज़ नहीं है, फिर वो पुराना सिलसिला एक लामुतनाही सिलसिला शुरू हो जाता है कि टिट फॉर टैट वो चलता आ रहा है, चलता ही जाएगा। एक चीज़ अच्छी रही है, मतलब हम उनका नाक़िद हैं, हमने शहबाज शरीफ साहब पे बहुत सारी स्टोरीज भी की जब ये वज़ीर आला पंजाब थे, और अच्छी खासी सख्त स्टोरीज स्कैंडल सारे किए। इनके पास कोई सोशल मीडिया टीम नहीं थी, इन्होंने कभी कोशिश नहीं की, या सेंटर में होता रहे। नवाज शरीफ साहब भी आके उसमें मीडिया पे क्रैक डाउन होते थे, बल्कि उसका शायद खकान अब्बासी साहब के दौर में ये चीज़ें होती रही। इमरान खान साहब ने भी अच्छी खासी माशाल्लाह जो उनसे बन सका, उन्होंने भी सारी आके कार्रवाइयाँ की। ये शहबाज शरीफ साहब जो मैंने आज ट्वीट किया अरशद शरीफ वाले मामले में, मैंने ये बात की है, मैं कि आप 10 साल वहाँ पे पंजाब में रहे, आप स्टोरीज होती रही, चीज़ें होती रही, कभी हमें अनकंफर्टेबल फीलिंग नहीं आई। इन्होंने कभी हमारे खिलाफ कोई कंपेनें लॉन्च नहीं की, कभी जर्नलिस्टों के खिलाफ करने का इनका कोई इन पे ज़्यादा कोई इल्ज़ाम नहीं है। तो लिहाजा अपनी उसको लेगेसी को बरकरार रखें, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर दें, अपना कोई बंदा भेजें। आपने हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी है, पेमरा है आपके पास, उनको एप्लीकेशन दें, मेरे खिलाफ दें, आमिर के दें, किसी के खिलाफ दें, लेकिन ये हरास करना, FIA को जाके वो पर्चे दर्ज करवाने की कोशिश करना, या ये चीज़ें करना। अच्छी बात यह है कि मरियम औरंगजेब साहिबा ने इसको अच्छे तरीके से मेरा ख्याल क्लैरिफाई किया है, उन्हें जो अश्योरेंसेस उन्होंने दी हैं तो वो बेहतर है। लेट्स सी कि कैसे जाता है सारा ये। ठीक है, इस तरह के ड्रैकोनियन लॉज नहीं होने चाहिए। क्लास साहब, चूंकि अब ये लास्ट सेगमेंट है, तो फराह खान के हवाले से एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आई होप टाइम नहीं है इतना कम कि हम इसको कवर ना कर सकें, अगर टच करें, या फिर पंजाब की सिचुएशन। नहीं, पंजाब की सिचुएशन का नहीं है ये। फराह खान साहिबा जो है आजकल वो बहुत सारी खबरों में है, और अब वो जो मज़े की चीज़ है ना, मतलब फराह साहिबा के हवाले से वो जो किया है मैंने, कि वो मुकर गए हैं, जो हम तो जानते नहीं है। हमारे दोस्त जो है ना, उन्होंने बिल्कुल उन्होंने सीधा कहा कि कौन फराह साहिबा, तो मैंने फिर उस पर ट्वीट किया। मैंने कहा ये पहले सुनते थे कि ये होते सियासत के सीने में दिल नहीं होता, जिसमें मतलब है वो जो होता है ना, वो लहू भी शायद बंदे का सफ़ेद हो जाता। अंदाज़ा करें कि कुछ दिन पहले तक
शी वॉज कॉलिंग द शॉट्स ऑल वेयर। पूरे पंजाब को पता था, ब्यूरोक्रेसी को, सियासतदानों को, हर अहरे गहरे को, कि आपने फ़ायदे लेने हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग करवानी, चीज़ें करवानी, किससे करवानी। अब वो मुकर गए। यही फ़रा साहिबा थी, आपको याद होगा, इन्होंने लास्ट ईयर की बात है, मेरे ख्याल लास्ट ईयर की बात है, इन्होंने बाकायदा सेनेट के लिए इन्होंने कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर पीटीआई के इन्होंने वहाँ टिकट इन्होंने ली थी और अपने कागज़ भी इन्होंने जमा करवाए थे। अब इतनी सारी चीज़ें इनके सामने आ रही हैं इनके फ़रा साहिबा के। बहरहाल अल्टीमेटली हमारे दोस्त वो भट्ट साहब कहते होते कुछ कर लें, ये कौम जो है ना, हम खुद जवाब ढूंढेंगे, फ़रा साहिबा बेकसूर हैं, आप देखेंगे आने वाले दिन खुद ढूंढेंगे, उनको क्लीन चिट्स भी लेकर देंगे। नैब के पास जो भी आज तक गया है अल्लाह के फजल से, वो वहां से क्लीन चिट लेकर आया है वापस, और फिर आके हमारे मुंह चढ़ाते हुए गया कि आप बताएं। हाँ, सिक्योर हो जाते हैं, फिर उसके बाद तो कुछ रहते नहीं। ये जो नैब ने उनको बुलाया है वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो नैब ने पहले कौन से बड़े यहाँ तीर मारे हुए हैं जो यहाँ पे मार लेंगे। बस वही वाली बात जो मुशाहिद हुसैन साहब ने कभी की थी, लुट्टो ते फुटो, लुट्टा फुटा फिर दुबई चले जाएं, और वो भी दुबई चले गए। मुझे तो कोई इसमें से, उन्होंने बड़ी दिलेरी से, नैब ने उनको कॉल कर लिया, उन्होंने दिलेरी से कहा कि मैं आके मैं फेस करूंगी और मैं जवाब दूंगी। क्लीन चिट में हम भी देख रहे हैं, लेट्स सी। ठीक है, लेट्स सी जी। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।